यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं आपका जो हिंदी ए है उसमें आपकी यूनिट 1 जो है उसमें जो चैप्टर नंबर आपका जो 3 है उसकी हम आत्मकथा वाला जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं और ये आपका यात्रा साहित्य जो है इसे हम आज कवर करेंगे। तो इसको लेकर भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में, यानी कि इन यूनिट्स में यूनिट 1, 2, 3 हर किसी यूनिट में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। और बाकी यूनिट्स मैंने कवर करवाई है मोस्टली, सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप देखिए यहाँ पर यात्रा साहित्य का उद्देश्य। तो यात्रा साहित्य क्या होता है, इसका जो उद्देश्य ये पूछा जाता है। तो यात्रा साहित्य पहली बात क्या होती है ये हमें देखना है, फिर इसके बाद इसका उद्देश्य देखना है। और यात्रा साहित्य किस प्रकार से रचित किया गया है, यानी कि कब कब किसने लिखा है, आरंभिक युग क्या रहा है इसका, फिर स्वतंत्रता काल में किस तरीके से इसका जो है इसका विकास हुआ, फिर स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से इसका विकास हुआ। ये सारे चरण हमें देखने होते हैं। और अब देखिए, अगर आप चाहेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हिंदी ए जो है आपके पास, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो बनाई जाए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जितना जल्दी बताएंगे उतना जल्दी आपके लिए वीडियो तैयार की जाएगी। अब देखिए, इसका साहित्य जो यात्रा साहित्य क्या होता है, मैं अगर नॉर्मली आपको बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो लेखक, अगर लेखक भी ना माने तो कोई भी जो यात्री होता है वो क्या करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब यात्रा करता है तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उसने देखा है, जो भी उसके जो एक्सपीरियंस रहा है, उन सबको वो क्या करता है अपने कागज़ के पन्ने में उतार देता है, वो भी पाठकों के लिए। पाठक पढ़कर उनको ऐसा लगता है, पाठकों को पढ़कर कि वो भी वहीं पर गए हुए हैं, वहीं पर घूम रहे हैं। तो ये होता है यात्रा साहित्य। और इसी प्रकार से हिंदी में भी जो यात्राएँ की गई हिंदी के लेखकों के द्वारा, उन्होंने ऐसा ही किया। और यात्रा साहित्य जो है शुरुआत में तो नहीं था, पर धीरे धीरे जो है इसका विकास होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो लिखा गया है इसे भी रीड कर लेते हैं, जिससे आपका आंसर अच्छे से आप लिख कर आ सको। तो यात्रा करना मनुष्य का ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट हुआ या फिर जब साहित्य की रचना की जाने लगी तभी से स्टार्ट हुआ, नहीं, ये बहुत पहले से ही ऐसी चीज़ें होती थी। ठीक है, मनुष्य की प्रवृत्ति है ये। हम अगर मानव इतिहास पर नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि मनुष्य के विकास की जो गाथा है उसमें यायावरी जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यानी कि जो घूमने फिरने वाले यायावर होते हैं। ठीक, अपने जीवन काल में हर आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई यात्रा अवश्य करता है, जैसे हमने भी की है। चाहे हम कहीं पर भी घूमने गए हों, चाहे हम अपने घर से दूसरे किसी के अपने जो संबंधी हैं उनके घर में गए हों, तो हमने भी यात्राएं की और हर मनुष्य करता है इसी प्रकार से। लेकिन सृजनात्मक जो प्रतिभा जिन लोगों के अंदर होती है वो क्या करते हैं, अपने अनुभवों पर, जो यात्राओं के दौरान उन्होंने अपने अनुभव अर्जित किए हैं, उनको पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रचनाएं होती हैं यात्रा साहित्य की, वो क्या होती हैं, हमारे जो समक्ष है प्रस्तुत होती हैं। अब इसके बाद अगर हम यात्रा साहित्य का अगर उद्देश्य की बात करें कि क्या उद्देश्य होता है, तो लेखक के यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना जो है एक इसका उद्देश्य होता है। यानी कि लेखक जब भी जो यात्रा साहित्य की रचना करता है, कहीं पर भी वह घूमने गया होता है, उसके बारे में, उस यात्रा के बारे में लिखता है, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि वो क्या करे, अपने जितने एक्सपीरियंस हैं उन सबको शेयर करे पाठकों के साथ। और पाठक भी जब अगर हम पढ़ते हैं किसी की भी यात्रा वृत्तांत को, इसी यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। तो यात्रा वृत्तांत जो होता है उसको अगर देखा जाए उसी को हम यात्रा साहित्य कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत वगैरह पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए, तो पाठकों को भी क्या करना है, उस स्थान के लिए प्रेरित करना है, जाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, 2 उद्देश्य होते हैं इसके। इसके बाद देखिए, ये जो हैं इन स्थानों की जो प्राकृतिक विशिष्टता है, सामाजिक जो संरचना है, समाज के जो विविध वर्ग के सह संबंध हैं, वहाँ की जो भाषा होती है, संस्कृति होती है, सोच जो होती, जानकारी। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, लेखक के द्वारा साहित्य में एक जो है साहित्य के अंदर उकेरा जाता है, लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यात्रा साहित्य का उद्देश्य क्या, यात्रा साहित्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या। फिर इसके बाद जो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कितना पोर्शन, इसके बाद आपको जो ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया गया है, इसमें बता रखा है कि किस प्रकार से लेखक क्या क्या चीज़ें यात्रा वृत्तांत के अंदर लिखता है, अपने यात्रा साहित्य के अंदर लिखता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे आरंभिक युग। यात्रा जो है वो किस प्रकार से आरंभ हुई है, यात्रा साहित्य किस प्रकार से आरंभ हुआ है। यात्रा नहीं कहेंगे यहाँ पर, यात्रा साहित्य किस प्रकार से आरंभ हुआ। यात्रा जो है तो बहुत पहले से, जब आदि मानव थे तभी भी यात्राएं होती थी।
तो देखिए, यात्रा जो आरंभ होने का और उसे लिखने का जो अगर देखा जाए तो जो यात्रा साहित्य है उसका अगर हम देखें तो अलग जो अन्य जो गद्य विधाएं हैं हिंदी के साहित्य के अंतर्गत, उनमें हमने देखा है कि मोस्टली चीज़ें भारतेंदु युग में ही क्या हुई है, आरंभ हुई है। जैसे कि अगर हमने आत्मकथा की बात की थी तो वो भी भारतेंदु जो युग है उसमें आरंभ हुई थी। इसी प्रकार से जो ये यात्रा साहित्य है ये भी क्या है, इसका आरंभ भी कहाँ से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। इसके बाद देखिए, अब भारतेंदु युग की बात की गई है तो भारतेंदु ने रचना की होगी और बहुत जो है उसकी रचनाएं जो प्रकाशित हुई होंगी, तो उसकी रचनाएं लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर आपको। तो आप क्या करिए, एक पेज में उसकी जो रचनाएं वो लिख लीजिए और याद कर लीजिए उसे। अगर आप 10 याद करेंगे, 5 याद करेंगे, उसमें से कुछ तो याद रहेंगी आपको। फिर उसकी विशेषता बताइए कि भारतेंदु ने उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से जो है सजीवपन दिखाया है, यात्रा वृत्तांत बताया है। तो उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो भारतेंदु है उसने क्या किया, प्रकृति जो विशिष्टता है उसे डाला है अपनी यात्रा साहित्य में, सामाजिक संरचना को उकेरा है, समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच में कैसे सह संबंध हैं उन्हें डाला है, भाषा किस प्रकार की है, संस्कृति वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है भारतेंदु के जो यात्रा साहित्य है उन्हें पढ़ने के बाद। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए संपादन की, जो भारतेंदु युग में जो भारतेंदु की जो पत्रिका रही थी, हरिद्वार पत्रिका रही थी, उसके अंतर्गत जो है हरिद्वार एक पत्रिका जो निकाली जाती थी भारतेंदु की, उसके अंतर्गत हरिद्वार एक यात्रा वृत्तांत है, लखनऊ एक यात्रा वृत्तांत है, जबलपुर हो गया, ठीक है, सरयपार इनकी जो यात्रा है वो हो गई, वेदनाथ की यात्रा, जनकपुर की यात्रा, ये सारे के सारे जो यात्रा साहित्य रहे हैं जो प्रकाशित हुए थे भारतेंदु की पत्रिका में, ठीक है। और इन यात्रा वृत्तांतों की जो भाषा वो कैसी रही है, व्यंग्यपूर्ण भाषा रही है, यानी कि किस प्रकार से कौन सी भाषा शैली में लिखा, व्यंग्यपूर्ण यानी कि व्यंग्य करते हुए लिखा है, ठीक है। और जो शैली है वो बड़ी रोचक और सजीव है, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रोमांचक भी है, उसमें कुछ रोमांच भी है, पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आता है, और साथ साथ में जो सजीवपन भी जो है हमें वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद इस समय के जो यात्रा वृत्तांत रहे हैं उनमें और भी जो रचनाकार हैं वो रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो दामोदर शास्त्री हैं वो भी एक रचनाकार रहे हैं, उन्होंने मेरी पूर्व दिग यात्रा जो है वो रचित की थी। और इसके साथ साथ जो देवी प्रसाद खत्री हैं वो भी रहे हैं, उन्होंने रामेश्वर यात्रा जो है वो लिखी थी, ठीक है। इस प्रकार की जो रचनाकार हैं और भी रहे भारतेंदु के अलावा भी, वो भी आपको मेंशन करने हैं। इसके बाद देखिए, हम अगर बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो हैं उन्होंने भी एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसमें पृथ्वी की प्रदक्षिणा जो है वो लिखी गई है, और इसमें जो है जो लेखक ये बाबू शिव प्रसाद गुप्त रहे हैं, उन्होंने जो है इसकी विशेषता ये रही है कि इन्होंने चित्रात्मक ढंग से लिखा। चित्रात्मकता का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने जो है एक तरीके से फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है, सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं, वो आपकी चित्रात्मक शैली होती है, तो उस शैली में लिखी गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, पर इतना ज़्यादा याद करोगे तो फिर आप भूल जाओगे, तो इतना ज़्यादा भी हमें बड़ा नहीं करना है। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता पूर्व जो युग है उसके बारे में हम देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व युग यानी स्वतंत्रता के बाद जो है यात्रा साहित्य में विकास किस प्रकार से हुआ है, तो एक नाम याद रखना है, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता के बाद आपका जो राहुल संकृत्यान है उन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने जो है जो यात्रा साहित्य है उसके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। अब इनके बारे में सब कुछ बताना है हमें। इसमें देखिए, इन्होंने इतिवृत्त प्रधान शैली में जो है वो रचनाएं की हैं, जो यात्रा साहित्य हैं उनकी रचनाएं की हैं, ठीक है। और उन जैसी जो रचनाएं हैं, जो रचना राहुल जो संकृत्यान है उन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें गुणवत्ता भी है, परिणाम की दृष्टि से बिल्कुल अच्छी है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। उनकी तुलना में कोई दूसरा लेखक वहाँ पर ठहर भी नहीं सकता, ऐसी रचनाएं उन्होंने इस काल में की थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास और तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोपीय यात्रा, ठीक है। यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में, ठीक है, ये पूरा नाम है, जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में। इस तरीके की यात्रा वृत्तांत जो है किसने लिखे, राहुल संकृत्यान ने लिखे हैं।
इसमें जो है राहुल संकृत्यान क्या करते हैं, जो भी यात्रा साहित्य है उनके द्वारा जो भी यात्रा साहित्य लिखा गया है उसमें वो क्या करते हैं, दो प्रकार की जो दृष्टि है अपनी वो दिखाते हैं। कौन सी दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक तो वह सामान्य तौर पर जो यात्रा वृत्तांत है वो मिलते हैं उन्हें, यानी कि जो लेखक सामान्य तौर पर यात्राओं को देख यात्रा करते हैं और उसके बाद जो सामान्य तौर पर लिख देते हैं वैसी रचना मिलती है उनकी। और दूसरी किस प्रकार की मिलती है, दूसरी इस प्रकार की मिलती है कि जो शुद्ध साहित्यिक कहा जा सकता है, यानी कि पूरी तौर से साहित्य के लिए रचित जो यात्रा वृत्तांत होते हैं वो। ठीक है, एक तो नॉर्मली अगर हम कहीं पर गए अपनी दिनचर्या वगैरह इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और दूसरी उनकी जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल कैसी हैं, शुद्ध साहित्यिक है। ये वर्ड आपको याद रखना और मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे तो इसमें बताया गया है कि राहुल संकृत्यान जो है वो लिपिबद्ध तरीके से स्थान जहाँ पर भी घूमने जाते थे तो उस स्थान के में जो भी समय वह व्यतीत करते थे उसे लिपिबद्ध करते थे, यानी कि तभी उसे लिख देते थे। इसके बाद जो है सन 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ जो शास्त्र नामक अपना एक ग्रंथ की रचना की है। तो इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र जो है ग्रंथ लिखा है जिसमें उनकी जो यात्रा है, यात्रा करने की जो कला है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है किस प्रकार से यात्रा वृत्तांत लिखने चाहिए। ठीक है, और इनका जो अधिकांश यात्रा साहित्य कब से लेकर कब तक का रहा है, 1926 से 1956 तक का रहा है। तो ये जो है इनकी शैली रही है और इस प्रकार से इन्होंने स्वतंत्रता पूर्व जो है रचनाएं की थी। अब स्वतंत्रता उत्तर युग यानी कि स्वतंत्रता उत्तर यानी कि ये स्वतंत्रता पूर्व का मतलब होता है स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, मैंने बात बोल दिया था यहाँ पर, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, स्वतंत्रता से पहले। और स्वतंत्रता उत्तर का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद का जो युग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राहुल संकृत्यान के बाद भी बहुत सारे ऐसे जो साहित्यकार हैं वो आए हैं, कवि आए हैं जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें बहुत सारे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें हम देखें अज्ञे जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि रह जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अज्ञे बिल्कुल हटकर जो रचनाएं वो करते थे। तो अज्ञे ने अपनी यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण कहा है, यानी कि उन्होंने यात्रा साहित्य को यात्रा साहित्य ना कहकर क्या कहा है, यात्रा संस्मरण, यानी कि जो यात्रा स्मरण करने के बाद जो है उसके बारे में लिखा जाता है वो कहा है उन्होंने। ठीक है, और इनका जो था इसका आशय क्या है, यात्रा वृत्तांत में संस्मरण का समावेश कर देना, यानी कि अपनी स्मरण शक्ति का समावेश कर देना यात्रा साहित्य में। इसका अर्थ ये था, उनका मानना था कि यात्राएं ना केवल बाहर की जाती है बल्कि वे हमारे अंदर भी की जाती है। यानी कि यात्रा केवल हम ऐसा नहीं है कि हम घूम के आगे बस वो यात्रा होगी, नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ उसकी छाप छूट जाती है, कुछ ना कुछ हमारी स्मृति जो है उससे बन जाती है। इसलिए उन्होंने यात्रा संस्मरण नाम दिया है अज्ञे ने। ठीक है, तो इसे पूरा एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि इससे आपका जो पेज वगैरह वो भर जाते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा है अपने यात्रा साहित्य में। इन्होंने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, और इसके बाद एक बूंद सहसा उछली। तो ये जो दो प्रसिद्ध जो इन्होंने लिखी हैं यात्रा जो साहित्य है उसके अंतर्गत, अब देखिए अरे यायावर याद रहेगा, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भारत जो भ्रमण किया था, पूरा जो भारत भ्रमण किया है, भारत में जो यात्राएं की हैं उनके बारे में इसमें लिखा है। ठीक है, और जो दूसरी पुस्तक है उनकी एक बूंद सहसा उछली, इसमें उन्होंने जो है विदेशी यात्रा जो है उसे शब्दबद्ध किया है, उसे लिपिबद्ध किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अज्ञे के द्वारा लिखे गए ये हमने देख लिए हैं। इसके बाद और भी थोड़े से जो आज़ादी के बाद जो कुछ हिंदी साहित्य के अंदर और भी जो है यात्रा साहित्य की सृजन किए गई थी, रचनाएं की गई थी। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो राम वृक्ष के द्वारा कौन सी लिखी गई है, पैरों में पंख बांध कर। ठीक, इसी तरीके से आप जो है उड़ते चलो, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। यशपाल कृत जो है यशपाल ने कौन सी लिखी है, लोहे की दीवार के दोनों ओर। ठीक, और भगवत शरण ने कौन सी लिखी है, इन्होंने कलकत्ता से पैकिंग तक। इस तरीके से आप जो है कुछ और जो यात्रा साहित्य हैं उनके जो साहित्यकार हैं उनके नाम और आप जो है इसमें जो यहाँ मैंने आपको बताया इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हिंदी यात्रा साहित्य रहा है इसमें मोहन राकेश और जो निर्मल वर्मा है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोहन राकेश के द्वारा कौन सी चीज़ लिखी गई है, आखिरी चट्टान। ठीक है, आखिरी चट्टान तक ये पूरा इनका नाम है। इसमें इन्होंने जो है दक्षिण भारत का जो विस्तार है उसका वर्णन किया है। इसके बाद अगर उसकी जीवन पद्धति क्या रही है दक्षिण भारत की, ठीक है, उन सबको जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत यथार्थवादी चित्रण किया है। इसके बाद अगर हम देखें यात्रा साहित्य में
बहुत ही रोचक और अगर हम नाटक के तौर पर देखें तो चीड़ों पर चांदनी जो है, अगर आपने हिंदी ऑनर्स किया होता तो आपके पास जो है चीड़ों पर चांदनी जो एक रहता पढ़ने के लिए। तो चीड़ों पर जो चांदनी है उसमें निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने जो है यूरोपीय जीवन है उसका जो चित्र है वो उकेरा बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें उन्होंने यात्रा साहित्य में न केवल अपने समय का वर्णन किया है बल्कि इतिहास और संस्कृति के अनेक बिंदुओं को भी अभिव्यक्त किया है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी, जो यात्रा साहित्य होता है उसमें सही तौर पर अगर देखा जाए तो केवल यात्रा का वर्णन ना करते हुए उसका जो परिवेश है, किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार की भाषा शैली रही है उस स्थान की, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर बताते हैं जो लेखक होते हैं, वो सही यात्रा वृत्तांत होता है, सही यात्रा साहित्य होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लेखक है, कोई भी जो लेखक है, एक अच्छा लेखक तभी बनता है जब वह अपने जीवन के समीप से देखता है, यानी कि जीवन को बहुत समीप से देखता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत अमीर है तो वो गरीब वर्ग के ऊपर कुछ साहित्य लिखे ही ना, नहीं। जो साहित्यकार या लेखक होता है वह जब तक जीवन में सही तौर पर हर चीज़ के समीप नहीं हो पाता है तब तक वो क्या है, सही लेखक नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसीलिए लेखकों को क्या करना पड़ता है, अगर लेखक ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं करेंगे तो उन्हें अनुभव होगा किस प्रकार की जो परिस्थितियाँ हर स्थान पर होती हैं, ठीक है, उसमें से कौन सी कॉमन परिस्थिति है, ठीक है, इस तरीके से। और जीवन को समीप से देखने का सबसे सरल माध्यम जो है यात्रा रहा है। जैसे हमने कहा, रचनात्मक लेखन करने वाले हर लेखक अपने साहित्य में किसी न किसी रूप से जो यात्रा साहित्य उसका सृजन कर ही देते हैं, और हमने जो है इसका उदाहरण ऊपर देख ही लिया है। और हिंदी गद्य के साथ साथ जो है इसने भी पर्याप्त जो विकास है वो किया। जैसे हिंदी गद्य ने बहुत अच्छे से विकास किया है, उसी प्रकार से जो ये यात्रा साहित्य है उसने भी बहुत ज़्यादा विकास किया है। तो ये हमने जो है अपना पूरा देख लिया, यात्रा साहित्य यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कोई कहता है कि सप्रसंग व्याख्या आएगी या नहीं आएगी, कितने वर्ड्स में लिखना है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ एक वीडियो में। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए अगर आप वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।